जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आपका होस्ट हिंदी का दोस्त मिस्टर राजा सर। तो आज आपने बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो पे क्लिक करा है। आज हम लोग इस वीडियो में गद्यखंड चैप्टर 1 बातचीत का लेखक परिचय देखने वाले हैं, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव 90% यहीं से बनना शुरू हो जाएगा। बिना कहानी पढ़े, बिना कहानी लेक्चर सुने आपका ऑब्जेक्टिव यहां से बनना शुरू हो जाएगा। तो बिना डिले किए आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो शब्द आपको सुनाना चाहेंगे कि हम गांव के रहने वाले हैं जनाब, चेहरे से काले सांवले हो सकते हैं पर दिल के कभी काले नहीं होते। चलिए श्री गणेश करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? लेखक परिचय। ये लेखक परिचय इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव जो है 90% हूबहू यहाँ से आपको लड़ने लगेगा। बिना कहानी पढ़े आपको यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। तो हर एक चैप्टर को हम लोग 5 सेक्शन में बांट के करने वाले हैं। कितने सेक्शन में? 5 चरण में करने वाले हैं। पहला हमारा लेखक परिचय होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं का नंबर में हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। इसके साथ साथ लेखक परिचय के साथ इस पूरे कहानी को लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से सरल भाषा में समझाया जाएगा, जहां से आप बीच से कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। उसके बाद खा नंबर जो है हमारा सेक्शन, उसमें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सारांश वाले सवाल। खा नंबर में क्या देखेंगे? सारांश करने वाले सवाल जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 5 नंबर में। उसके बाद ग नंबर सेक्शन हमारा आता है। इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इस वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे, और इसमें वो क्वेश्चन आपको दिखेगा जो बुक में नहीं पूछा गया अब तक, लेकिन क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। इसके बाद आता है घ नंबर सेक्शन, जिसमें हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे 4 नंबर सवाल व्याख्या करने वाला। और लास्ट सेक्शन हमारा आता है अंगा नंबर, ड़ा नंबर, जिसमें हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आउट ऑफ बुक्स में जितने ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उससे ज्यादा आपको यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चलिए तो हम लोग पहला सेक्शन लेखक परिचय शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत चैप्टर का लेखक कौन है? तो भाई लेखक पे आने से पहले ये जो हमारा है गद्यखंड चैप्टर 1, गद्यखंड चैप्टर 1 है, और चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। मैंने इस बातचीत चैप्टर को एक लाइन में उकेरा है अपने तरीके से। बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक् शक्ति एक अनमोल रत्न है। क्या है? अनमोल रत्न है। तो चलिए हम लोग लेखक परिचय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। क्या बोलेंगे? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844। 23 जून 1844। अच्छा, इनका निवास स्थान यानी कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ के सर? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। गॉट इट? आगे निधन, इनका निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914 का इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। चलिए अगला, माता पिता का नाम। बालकृष्ण भट्ट के माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। कौन देवी? पार्वती देवी। और इसके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। कौन भट्ट? बेनी प्रसाद भट्ट। और यहां से आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। एक ट्रिक के थ्रू आप 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। तो मेरा ट्रिक ये है, ब इक्वल टू ब। मेरा ट्रिक है ब इक्वल टू ब। राइट? ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, और ब से बेनी प्रसाद भट्ट। फिर से ब से फर्स्ट वाला ब से बातचीत, सेकेंड वाला ब से बालकृष्ण भट्ट, और थर्ड वाला ब से बेनी प्रसाद भट्ट। ब इक्वल टू ब। ये 3 को ब से 3 ऑब्जेक्टिव आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। ब इक्वल टू ब का
अर्थ क्या है? तो फर्स्ट वाला भाग का मतलब है बातचीत, चैप्टर का नाम। सेकंड वाला भाग का मतलब है बालकृष्ण भट्ट, उस चैप्टर के लेखक बालकृष्ण भट्ट। और इस लेखक के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। चलो क्लियर है, याद रहेगा, ब इक्वल टू ब। ओके, तो हम लोग अब आगे देखने वाले हैं शिक्षा में देखने वाले हैं। शिक्षा में क्या नहीं कि पढ़ाई लिखाई, इनका एजुकेशन क्या क्या हुआ है, ये क्या क्या पढ़े लिखे हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। कौन सी का अध्ययन किए? संस्कृत का अध्ययन, यानी कि इनका शुरुआती पढ़ाई संस्कृत विषय से शुरू हुआ था। अक्सर बचपन में हम लोग का पढ़ाई लिखाई जो है क ख ग घ और ABCD शुरू होता है, राइट। हम लोग को मम्मी पापा जो है अक्सर जो है क ख ग घ से और या तो ABCD से शुरू किए थे, लेकिन इनका पढ़ाई जो है संस्कृत भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट का अध्ययन किस विषय से हुआ था शुरू? तो संस्कृत से। क्या बोलेंगे? संस्कृत से। 1887 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। कौन से दिए थे सर? एंट्रेंस का एग्जाम यानी परीक्षा दिए थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। ये एंट्रेंस का परीक्षा क्या होता है सर? एंट्रेंस का परीक्षा मतलब प्रवेश परीक्षा। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रवेश परीक्षा। जैसे पॉलिटेक्निक ITI में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम निकालना होता है, एग्जाम देना होता है, उसी को बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। तो पहले आप एंट्रेंस एग्जाम निकालिएगा, तब जाके आपको पॉलिटेक्निक या फिर ITI में एडमिशन होगा। तो इन्होंने प्रयाग यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो मिशन स्कूल है वहां इन्होंने एडमिशन के लिए कोचिंग लिए थे, एंट्रेंस एग्जाम दिए थे एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए 1867 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है शिक्षा में। शिक्षा हो गया समाप्त भी। तो अब देखेंगे हम लोग, अब हम लोग करने वाले हैं लेखक के बारे में वृत्ति। क्या करने वाले हैं? वृत्ति का मतलब होता है कार्य। वृत्ति मतलब कार्य। इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से काम किए, कौन कौन से कार्य किए हैं? थोड़ा सा राइटिंग इसको मोटा कर लेते हैं, बहुत पतला दिख रहा है। चलो, ये कौन कौन से काम किए हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन कराए। कौन सी कराए सर? अध्यापन कराए। अध्यापन का मतलब ये पढ़ाए थे। कहाँ पढ़ाए थे सर? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। और यही ये व्यक्ति जो है एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। 2 साल बाद इसी स्कूल के कोच बन गए। 1867 में ये व्यक्ति जो है इसी स्कूल में कोचिंग दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। क्या दिए थे? एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। और 2 साल बाद यानी कि 1869 से 75 तक ये उसी स्कूल में टीचिंग कराए हैं। कोचिंग कराए हैं सर? टीचिंग यानी पढ़ाए हैं। ये वहाँ के टीचर रह चुके हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है कि 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कराए। क्या चीज का अध्यापन? संस्कृत का। आपको याद होगा कि इनका शुरुआती पढ़ाई हुआ था कोची सर? संस्कृत से। कौन चीज हुआ था? संस्कृत से। क्या चीज हुआ था? संस्कृत से हुआ था, राइट। तो इन्होंने जो है 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में, कौन सा स्कूल में? CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कराए। अध्यापन का मतलब फिर से वो टीचिंग कराए यहाँ पे जाके, ठीक है, फिर से ये टीचिंग करवाए। चलिए, उसके बाद 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। 1888 में प्रयाग की एक और स्कूल है कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज। बोलो बच्चों, क्या नाम है इसका? कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, यानी कि टीचर बने, किंतु उग्र स्वभाव। कैसा स्वभाव? उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। ये उग्र स्वभाव ऐसे नेचर को कहते हैं जो जिसमें व्यक्ति जो है बहुत जल्दी गुस्सा में हो जाता है। इनका नेचर
बहुत ही खड़ूस वाला रहा है, यानी कि ये जल्दी गुस्सा हो जाते थे। बच्चे अगर कोई चीज़ का सवाल जवाब कमेंट कर दिए तो तुरंत ये गुस्सा हो जाते थे, गर्म हो जाते थे, खड़ूस, तुरंत ही पिकअप हाई हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति हैं। और इसी स्वभाव के कारण जो है इनको कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में टीचर नियुक्त होने के बाद ये नौकरी इनको छोड़ना पड़ेगा नेचर की वजह से। और ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट किस स्वभाव के थे, तो वहां ऑब्जेक्टिव में आप जो ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा ये वाला ऑप्शन, उग्र स्वभाव के थे। कैसे थे? उग्र स्वभाव, जो जल्दी गुस्सा हो जाता हो, चिड़चिड़ा टाइप का। कहता है इसके बाद लेखक कार्य पर ही लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। बालकृष्ण भट्ट उस स्कूल से रिजाइन लेने के बाद ये लेखन कार्य यानी कि कविता कहानी वगैरह लेखन कार्यों में निर्भर हो गए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत सर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है विशेष परिस्थिति। क्या सही? विशेष परिस्थिति यानी कि स्पेशल कंडीशन, इनके साथ क्या क्या रहा है। पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यवहार संभालने के नाम पर गृह कलह यानी घरेलू झगड़े का सामना करना पड़ा। जब पिताजी चल बसे, निधनोपरांत का मतलब होता निधन के बाद, पैतृक व्यापार, पिता का बिजनेस संभालने के नाम पर भाई आपस में भाइयों में झगड़ा होने लगा। पिताजी चल बसे तो उनका जो व्यापारी, चूंकि बेनी प्रसाद भट्ट पैसे से व्यापारी थे, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट कैसे थे? पैसे से व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, और वो चल बसे तो उनका काम कौन संभालेगा? ये भाइयों में होने लगा झगड़ा काम को लेकर के, गृह कलह होने लगा, घरेलू झगड़े होने लगे, और इस चीज का वो लेखक सामना कर रहे थे। अंत में पैतृक घर छोड़कर, यानी कि लास्ट में लेखक क्या करता है? घर में छोड़ देता है, पैतृक घर यानी पिता का घर छोड़ देते हैं। ठीक है, और घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। भाई बिजनेस को लेकर के भाई में झगड़ा होने लगा, काम कौन करेगा वो, है ना? तो उसके वजह से हुआ क्या कि अंत में पिताजी का काम ये लेखक हमारे छोड़ दिए, ठीक है, ओके। जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, और जब घर छोड़ दिए भाई तो सब कुछ खर्चा पानी खुद करना पड़ेगा। आर्थिक संकट यानी पैसे की जो है ना किल्लत होने लगा, कमी होने लगा, उसको जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, और साहित्य के प्रति, लिटरेचर के प्रति कि भाई अब हम से ये सब कामों में नहीं होगा, अब हम लेखक बनेंगे, में जुड़ गए, समर्पित हो गए उसके प्रति, अब हमसे यही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए अब आते हैं सर आगे, अगला पॉइंट, अगला हम लोग देखने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है लेखक परिचय में, क्या है सर? रचनात्मक सक्रियता। रचनात्मक सक्रियता, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या करा उसके बारे में देखने वाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए, और वे इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें बताया जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये पता है कौन है? हिंदी साहित्य के जनक इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य के जनक। इनकी प्रेरणा से, इनसे मोटिवेशन लेकर के हमारे लेखक एगो मैगजीन बनाए, पत्रिका बनाए, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। और किसके थ्रू इसको पब्लिश किया गया? हिंदी वर्धिनी सभा, इसके थ्रू। और इसका मालिक कौन था भाई? तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक पब्लिशर चलाया जाता था, हिंदी वर्धिनी सभा, इसी के थ्रू हिंदी प्रदीप नामक जो है पब्लिश हुआ था। कब सर? 1877 में मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए, और वे इस पत्रिका को यानी हिंदी नामक पत्रिका को, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को 33 सालों तक ये चलाए थे अपने जीवन में। चलो एक बार फिर से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से मोटिवेशन लेकर के ये व्यक्ति जो है एगो
हिंदी वर्धिनी सभा है, इन्हीं का चलाया हुआ। इस पत्रिका के थ्रू इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक जो है पत्रिका, मासिक पत्र जो था महीने में एक, मासिक पत्र का मतलब होता है महीने में एक बार आए, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं। बकर बकर हाँ हो गया बेकार का। रचनात्मक सक्रियता, इनके जीवन में क्या क्या जो है एक्टिविटी रहे हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए और वे इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इन्होंने बाबू हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकाले थे। क्या निकाले थे? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। ये मैगजीन का नाम है, अखबार का नाम है, और ये मासिक पत्र इसको कहा जा रहा है, मतलब जो महीने में एक बार आता है। मासिक पत्र मतलब महीने में एक बार आने वाला पत्र को कहते हैं मासिक पत्र। ये जो पत्र निकाले थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से मोटिवेशन लेकर के, प्रेरणा लेकर निकाले थे। और इनका एगो उस समय पब्लिशर चलता था, प्रकाशन चलता था, हिंदी वर्धिनी सभा। हिंदी वर्धिनी सभा ये प्रकाशन का नाम है। इसके थ्रू इन्होंने पब्लिश किए हिंदी प्रदीप नाम। कब? 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब बनाया गया था? 1877 में। कब बनाया गया था? 1877 में मासिक पत्र निकालना शुरू किए और इसे 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक इस चीज को वो लेखक जो है हमारे चलाते रहे हैं। अगला पॉइंट, चलो ये समझ में आ गया, गुड इट। अगला पॉइंट, हिंदी प्रदीप पत्र में नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ये जो हमारा मासिक पत्र हिंदी प्रदीप देख रहे हैं ना, इसमें लेखक लिखते कौन थे? तो नियमित यानी रेगुलर ये व्यक्ति इस चीज में निबंध लिखते थे। मोटी मोटी बातों को समझो, निबंध लिखते थे। और निबंध किन किन मुद्दों पर लिखते थे? सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। हिंदी प्रदीप जो आता था मासिक पत्र, उसमें लेखक निबंध लिखा करते थे। किन किन मुद्दों पर? वो लिखा करते थे सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक मुद्दों पर निबंध लिखा करते थे। पब्लिश होता था, लोग उसको पढ़ते थे, सीखते थे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण यानी तर्क से भरा हुआ समीक्षा की। 1881 में हमारे लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट वेदों का अध्ययन करने लगे। क्या चीज का? वेदों का अध्ययन करने लगे। युक्तिपूर्ण यानी तर्क से भरा हुआ समीक्षा यानी परीक्षण किए, यानी वेदों का अध्ययन करने लगे, वेदों के बारे में पढ़ने लगे, जिससे उनको कुछ और एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, अपने लेख में वो ऐड करेंगे। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। कब सर? 1886 में एगो लाला श्रीनिवास दास जी हैं, वो एगो संयोगिता स्वयंवर निकाले थे। ठीक है, ये भी पत्रिका एक तरह का है। तो लाला श्रीनिवास दास जो है ना, संयोगिता स्वयंवर जो है निकाले थे, उसको वो खोजी किए थे कठोर आलोचना, यानी कि बहुत ही खरी खोटी उसमें गुण अवगुण निकालना। कठोर आलोचना करना मतलब ये बहुत ही उसका खरी खोटी, बहुत ही बुरा भला उसको कहना, सुनाना, निकालना, इसमें कमियां है, इसमें ये गलत है ना, इस तरह का जो बातें आपने लिखा वो गलत है, ये है। तो 1886 में लाला श्रीनिवास दास ने एगो संयोगिता स्वयंवर जो है निकाले थे, उसको वो कठोर शिकायत की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश की, क्या चीज़? हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित। सुनना ध्यान से भाई, कहता है कि जीवन के अंतिम पल में हिंदी शब्दकोश, एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्याम सुंदर दास। क्या नाम है सर? श्याम सुंदर दास। ये श्याम सुंदर दास इनको जो है काशी बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं? काशी बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। किस लिए? कि भाई आपको एगो काम देते हैं, हम हिंदी शब्दकोश बनाना है।
हिंदी डिक्शनरी बनाना है आपको, और वो जाते हैं, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो जाते हैं, क्योंकि पता है ये व्यक्ति जो है उग्र स्वभाव के हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, पार्टनरशिप इनसे नहीं चलेगा। तो इन्होंने जो है श्याम सुंदर दास से मिले और उन दोनों का जो बैलेंस है सही नहीं हो पाया, बैलेंस नहीं हो पाया, और ये वो काम भी छोड़ करके चले आए। चलो, क्या क्लियर सर? अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट, निकल जाओ सिम खुल जा सिम। 10वां नंबर पॉइंट में हमारा है, 10वां नंबर पॉइंट में हमारा है रचना। क्या भाई? रचनाएं मतलब लेखक ने अब तक क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, प्रहसन लिखे हैं और निबंध लिखे हैं। इतने सारे चीज जो है हमारे लेखक लिखे हुए हैं। कौन कौन लिखे हुए हैं? यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। रहस्य कथा, क्या नाम है? रहस्य कथा। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा है? रहस्य कथा। क्या? रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी। क्या भाई? बैठे बैठे बोलना है, टुकड़ों खाली देखना नहीं है। क्या? नूतन ब्रह्मचारी। 100 अनाज 1 सुजान। क्या है? 100 अनाज 1 सुजान। गुप्तबरी। क्या है? गुप्तबरी। रसांतल यात्रा। कौन यात्रा? रसांतल यात्रा। उचित दक्षिणा। क्या है? उचित दक्षिणा। हमारी घड़ी। क्या सर? हमारी घड़ी। सद्भाव का अभाव। क्या है? सद्भाव का अभाव। चलिए, तो इनके द्वारा ये सब चीजें जो है उपन्यास लिखा गया है। कैसे लिखा गया है सर? उपन्यास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नाटक के बारे में। किसके बारे में? नाटक के बारे में। तो नाटक में उन्होंने क्या क्या लिखा है? पद्मावती। क्या लिखे हैं? पद्मावती। किरांतल, किरातार्जुनीय। क्या है सर? किरातार्जुनीय। वेणी संहार। क्या है? वेणी संहार। शिशुपाल वध। नल दमयंती। क्या है? नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। शिक्षादान। क्या है? शिक्षादान। अगला चंद्रसेन। क्या है? चंद्रसेन। सीता वनवास। क्या है सर? सीता वनवास। पतित पंचम। अगला ले क्या है? पतित पंचम। मेघनाद वध। क्या लिखा हुआ सर? मेघनाद वध। कट्टर सुम की एक नकल। क्या है अगला? कट्टर सुम की एक नकल। वृहनल्ला। अगला क्या है? वृहनल्ला। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। इन्होंने क्या लिखा है? इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। भारतवर्ष और कली। भारतवर्ष और कली। दो दूरदेशी। क्या है? दो दूरदेशी। क्या है सर? दो दूरदेशी। एक रोगी और एक वैद्य। क्या है सर? एक रोगी और एक वैद्य। रेल का विकट खेल। अगला लेख का नाम है रेल का विकट खेल। बाल विवाह। क्या है सर? बाल विवाह। अब देखना ध्यान से, ये वाला पूछा ले सर क्वेश्चन बैंक में। रहस्य कथा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है सर? बाल कृष्ण भट्ट। कौन है सर? बाल कृष्ण भट्ट। ये बताइए पद्मावती के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। और सुन लो ध्यान से, बाल विवाह के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बाल विवाह के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। और कोजी पूछा भाई। शिक्षादान, बोलिएगा भैया, शिक्षादान के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। चलिए, अब आते हैं प्रहसन। प्रहसन का मतलब होता है दिल लगी। ये व्यक्ति 2 चीजें लिखे हैं बड़ा ही दिल लगा के। कोई चीज एकदम से पूरा इंटरेस्ट और पूरा मन और दिल लगा के करते हैं, उस चीज को कहते हैं प्रहसन। इन्होंने प्रहसन लिखा है। जैसा काम वैसा परिणाम। बोलो क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम। नई रोशनी का विष। क्या है सर? नई रोशनी का विष। आचार विडंबना आदि। इन्होंने 3 गो प्रहसन लिखे हैं, बड़ा ही दिल से लिखे हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना आदि।
अब आइए सर, मेन फैक्ट इनके बारे में कुछ चीज है, अब पता चलेगा आपको। निबंध, इन्होंने 1000 के आसपास, कितने सर? 1000 के आसपास, आपको विश्वास भी नहीं होगा, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये बालकृष्ण भट्ट ऐसे अपने युग के लेखक हैं जो 1000 के आसपास निबंध लिख करके बैठे हैं। अब तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाए हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के क्षेत्र में जितना रन वो बनाकर बैठे हैं, भगवान क्रिकेट का भगवान उनको कहते हैं, राइट। उसी तरह से ये निबंध लेखन कार्यों में बालकृष्ण भट्ट सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। 1000 के आसपास, सोचिए 1000 कोई आम नंबर नहीं है भाई, 1000 निबंध लिखे हुए हैं, उसमें से 100 गो के गो सर, 100 गो कहने गया 100 आसपास के आसपास निबंध लिखे, जिसमें 100 से ऊपर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस से महत्वपूर्ण है 100 से। और भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह भी प्रकाशित है। इन्होंने भट्ट निबंध माला लिखे हैं, ये निबंध है। भट्ट निबंध माला को इन्होंने 2 भाग में बनाए थे, 2 भाग में लिखे थे। एक भाग ही पब्लिश हो पाया। कितने भाग? बस एक भाग, एक संग्रह ही, यानी एक कलेक्शन ही पब्लिश हो पाया। 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। नाम है उसका भट्ट निबंध माला। क्या बोलेंगे? भट्ट निबंध माला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, टम टम आगे बढ़ाते हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई आगे दिखाओ। अब आने वाला है वो चीजें जो आपको किताब में नहीं मिलेगा सर, मिलेगा लेकिन आपको, ए भाई ये क्या हो रहा है, मिलेगा लेकिन आपको इस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे अब कराएंगे, हम कराएंगे। चलो ध्यान देते हैं सर। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग जो है यहाँ पे बहुत सारी VVI पॉइंट्स करने वाले हैं। सम इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट्स करने वाले हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान देना भाई, पहला पॉइंट, और यहाँ ये हर एक लाइन मिसिंग नहीं करना है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। कैसे काल के? आधुनिक काल के। सवाल पूछा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के थे? आधुनिक काल के। क्या बोलेंगे? आधुनिक काल के, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार एवं महान पत्रकार थे। बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के थे सर? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कौन से युग के थे? भारतेंदु युग के। कौन से युग के? भारतेंदु युग के। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट उनके समय में एक युग चला करता था। हमारे समय तो कलयुग चल रहा है, भी है ना। हमारे समय में अभी फिलहाल जो है कलयुग चल रहा है हमारे क्या, उनके समय में एक भारतेंदु युग चला करता था। पता नहीं किस तरह का होता था, बट जो भी है, हमारे लेखक कौन से युग के थे? भारतेंदु युग के। कौन से युग के? भारतेंदु युग के। और इस युग के ये निबंधकार थे, महान पत्रकार थे। यहीं पे वो चीज छूटा हुआ है, वो था एगो गद्यकार। कौन चीज थे ये? गद्यकार थे। और यहीं से बच्चे जो है कंफ्यूजन कर रहे थे, हमारे ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे, कि सर गद्यकार मारे कि निबंधकार मारे। आंसर जो है बुक में भी जो है गद्यकार ही देता है। तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट कौची थे? तो गद्यकार थे। कौची थे? गद्यकार थे, निबंधकार थे, महान पत्रकार भी थे। और कौन से युग के थे? भारतेंदु युग के थे। कौन से युग के? और कौन से काल के थे? तो आधुनिक काल के। कौन से काल के? आधुनिक काल के थे। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग उर्वर था। ये लो भाई, जिस समय भारतेंदु युग चल रहा था उस समय सारे राइटर्स, लेखक, कवि अधिकतर वो कौची लिखते थे? निबंध ही लिखते थे। क्या लिखते थे? निबंध। तो भारतेंदु युग में अधिकतर कवि और लेखक जो है क्या लिखते थे? निबंध। इसीलिए कहा गया है कि भारतेंदु युग कौची था? उर्वर था। यानी कि उस समय सारे लेखक निबंध उपजाते थे। कुछ बात हो गया, निबंध लिखते थे, इसका मतलब निबंध क्रिएट करते थे, उपजाते थे, उर्वर था। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। कैसा? हाँ सर,
बातचीत कौची है? एक ललित निबंध है। क्या सर? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध क्या है? तो जवाब देना है निबंध नहीं, ललित निबंध बोलना है। क्या बोलना है? ललित निबंध। और एग्जाम में भी यही लगाना है सर, ललित निबंध। ओके, चलिए अगला। बातचीत ललित निबंध विद्या की रचना है। बिल्कुल, बातचीत चैप्टर जो है कौन सा विद्या है? सवाल आपको पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। बातचीत कौन सी विद्या है? ललित निबंध। क्या बोलेंगे? ललित निबंध। अच्छा, अगला पॉइंट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकालना या संपादन किया था। चलो बच्चों जवाब दो। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र किसने निकाला था? बालकृष्ण भट्ट। किसने निकाले थे? बालकृष्ण भट्ट। या तो ये व्यक्ति निकाले थे या तो संपादन किए थे। बाबू, संपादन को इंग्लिश में कहते हैं एडिटर। क्या कहते हैं सर? एडिटर। क्या कहते हैं? एडिटर कहते हैं। सही लिखे कि नहीं भैया, हमें पता। एडिटर कहते हैं। ठीक है, पत्रिका, मासिक पत्रिका निकाले थे ये। और सुना ध्यान से, अगला पॉइंट कहता बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाले थे? 1877। हिंदी प्रदीप लेखक कब पब्लिश किए थे? 1877 में प्रारंभ किए थे, शुरू किए थे। बालकृष्ण भट्ट ने बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। यही बतिया हम वहां बता रहे थे कि भाई जब पिताजी चल बसे थे तो भाइयों में झगड़ा होने लगा कि पिताजी का काम कौन करेगा, उनका बिजनेस कौन संभालेगा। ये व्यक्ति घर का जो है गृह कला का सामना कर रहे थे, घरेलू झगड़ा का सामना करने लगे। ठीक है, तो ये कौची कर रहे थे, यानी कि कौची इसके पिताजी करते थे? ये करते थे व्यापारी, बिजनेस करते थे। ठीक है, और यही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवालों को पूछा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे? तो क्या बोलेंगे सर? व्यापारी। क्या बोलेंगे? व्यापारी थे। अच्छा, हाँ भाई, रिपीट कराते हैं वो चीजें। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम कौन था? बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। ये जवाब याद रखिएगा। इनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी। कैसी महिला? सुसंस्कृत महिला। सुसंस्कृत का महिला का मतलब होता है संस्कारी, संस्कृत की जानकार। सुसंस्कृत यानी संस्कृत में लग गया सु। सु का मतलब होता है अच्छा खासा संस्कृत की जानकार, सुसंस्कृत महिला। अब चूंकि आपको यहां से एक दिमाग में याद आएगा क्या सर, कि चूंकि महिला, इनकी माँ जो थी सुसंस्कृत यानी कि संस्कृत की अच्छी खासी जानकार थी। इनका पढ़ाई जो है इन्होंने ही शुरू किया थे क्लास शुरू में संस्कृत से। बालकृष्ण भट्ट का पढ़ाई बताइए किस चीज से, कौन से विषय से शुरू हुआ था? संस्कृत से। क्यों? क्योंकि माँ जो थी एक सुसंस्कृत महिला थी, संस्कृत की अच्छी खासी जानकार थी, तभी तो इसकी माँ ने जो है संस्कृत से विषय शुरू किए। चल बेटा तू पढ़ संस्कृत से, है ना, पढ़ ले। और वो आगे जाकर के संस्कृत के टीचर भी बने, अभी बता रहे थे, बने थे ना। और ये संस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में कौची किए? अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। कैसे जगाई? इंटरेस्ट, पढ़ने का इंटरेस्ट, पढ़ने का भूख जो है इनकी माँ ने जगाई थी। और वो संस्कृत से शुरू की थी। क्या चीज है? संस्कृत से। हम लोग का क ख ग घ यानी हिंदी और एबीसीडी तो इंग्लिश से शुरू होता है, इनका संस्कृत से हुआ था। 10वां पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध कार्य के रूप में बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बाबू ध्यान सुनना, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बोलो कौन है सर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हमारे लेखक को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, ये एडिशन साहब कौन है? स्टील, ये स्टील साहब कौन है सर? ये दोनों विदेशी साहित्यकार है, विदेशी अंग्रेजी राइटर है। इंग्लिश जो अंग्रेज है वो लोग भी तो चीजों को नोवेल लिखते हैं, उन लोग बहुत सारी चीजें उन लोग भी तो लिखते हैं ना भाई। तो विदेशी दो व्यक्ति है, एडिशन और स्टील, ये दोनों विदेशी अंग्रेजी साहित्यकार है। ये दोनों के लिस्ट में, श्रेणी में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको रखते हैं। क्यों भाई? इनका कहना था कि जिस तरह से एडिसन साहब और स्टील साहब अपने लेखनी करते हैं, अपने लेख को लिखते हैं, उसी तरह से हमारे भारत में वो हैं बाल कृष्ण भट्ट। अगर विदेश में साहित्य के मामले में कोई एडिसन और स्टील है, तो हमारे क्या यहाँ साहित्य के मामले में वो हैं एडिसन और स्टील से मिलता जुलता खाता, वो है कौन? बाल कृष्ण भट्ट। तो निबंधकार के रूप में इन्होंने रखा था, रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में इसको बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील, ये दोनों जो है अंग्रेजी साहित्यकार है, निबंधकार है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सर, आगे देखेंगे, आगे आगे आगे। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी के एडिशन कहा जाता है। इस पूरे चैप्टर का हाईलाइटेड पॉइंट है भाई, इस पूरे चैप्टर का वायरल वाला पॉइंट है। आपको ये सुनकर बड़ा सा लगेगा अजीब, हिंदी के एडिशन, पता है यही आदमियां, कौन आदमियां भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आदमी हमारे लेखक को हिंदी के एडिशन कहते थे। कौन सी कहते थे? हिंदी के एडिशन। इनके नजरिए में जो जिस तरह से काम एडिसन साहब करते हैं, अपने समय में करते थे, विदेश में करते थे, उसी तरह से बाल कृष्ण भट्ट करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को एक उपाधि दिए थे, बोले कौन सी? हिंदी के एडिशन। कौन है? हिंदी के एडिशन कहा जाता है। अगला पॉइंट, बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता भी कहा जाता है। हमारे लेखक को क्या कहा जाता है? बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता भी कहा जाता है। वह भारतेंदु युग के प्रमुख, एक मिनट सर छूट गया, अगला पॉइंट, बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। ये हमारे लेखक मॉडर्न युग के हिंदी आलोचना का, हिंदी आलोचना मतलब हिंदी में कुछ भी लिखे जाते हैं, पब्लिश होता है, तो उसमें कमियां निकालना, उसमें खरी खोटी जो है बुराइयां करना, इसके मामले में ये लेखक जो है जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। कुछ भी अगर पब्लिश हुआ तो उसमें गलतियां निकालने का काम, उसमें गुण अवगुण परख करने का काम इन्होंने ही क्रिएट किए हैं, इसलिए उनको जन्मदाता कहते हैं। कौची के जन्मदाता? हिंदी आलोचना का जन्मदाता। शिकायत, आलोचना, कमियां निकालना, बुराइयां करना, ये जन्मदाता इनको कहा जाता है। वह भारतेंदु युग के, कौन से युग के थे? हमारे लेखक कौन से युग के थे? भारतेंदु युग के। कौन से युग के? भारतेंदु युग के थे। उस समय के ये प्रमुख साहित्यकारों में से कौची थे? एक थे। ऐसा नहीं कि हमारे बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग में एकदम अकेले थे, इनके जैसे बहुत सारे राइटर थे। ठीक है, बहुत सारे राइटर थे, लेखक थे, उनमें जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध फेमस वाले थे, उनमें से एक हमारे हैं बाल कृष्ण भट्ट। बोलो कौन है सर? बाल कृष्ण भट्ट। चलिए, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे हम लोग कवर कर लिया। चलो फटाफट जवाब दोगे, बताइए बाल कृष्ण भट्ट कौन से काल के लेखक हैं? बाल कृष्ण भट्ट, चलो फटाफट जवाब दोगे, बाल कृष्ण भट्ट कौन से काल के लेखक हैं? आधुनिक काल। क्या बोलेंगे? आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट कौन से युग के हैं? भारतेंदु युग। क्या बोलेंगे? भारतेंदु युग के हैं। कौन से युग के? भारतेंदु युग के। काल, आधुनिक काल। कौन से युग के थे? भारतेंदु युग के थे। चलो, बातचीत कौची है सर? तो एक ललित निबंध है। कौची है? ललित निबंध है। बताइए कौन सी विद्या के अंतर्गत आता है बातचीत? तो ललित निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ललित निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। ललित निबंध हम समझाया नहीं भैया, छूट गया ना। अच्छा चलो अभी समझ लो, ललित निबंध यानी ललित होता क्या सर? निबंध तो अक्सर आपको समझ में आता है, ललित, अरे नहीं, निबंध तो समझ में आता है, ललित नहीं समझ में आता है। चलो, निबंध और ललित निबंध में अंतर क्या है? ललित निबंध वैसे निबंध को कहते हैं जो किसी प्राचीन मुद्दा पे ना लिखा गया हो। ललित निबंध किसको कहेंगे? जो किसी प्राचीन मुद्दा पे ना लिखा गया हो, मॉडर्न टॉपिक पे लिखे गए निबंध को ललित निबंध कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ये निबंध है, ललित निबंध नहीं है। अब कंप्यूटर पर निबंध लिखिए,
ये है ललित निबंध, क्योंकि कंप्यूटर मॉडर्न युग का व तत्काल का आवश्यकता जो है आवश्यकता वाली वस्तु है। तो वैसा मुद्दा जो प्राचीन ना हो, अतीत का ना हो, यानी कि पुराने मुद्दे पे नहीं लिखे गए निबंध को हम कहते हैं ललित निबंध, यानी कि वर्तमान मुद्दों पे लिखे गए निबंध को ललित निबंध कहेंगे। ठीक है, अब बातचीत वो चैप्टर है हमारा, इसको ललित निबंध कहा जा रहा है। अब बातचीत जो है कोई पुराना मुद्दा नहीं है, आज भी और अभी भी हम सभी घर में बतियाते हैं, बातचीत सबके घर में हो रही है। कोई फोनवा पर रात बिता रहा है ना, कोई फोनवा पर पूरा बिजनेस चला रहा है, कोई फोनवा पर पूरा एडिटिंग कर रहा है, बातचीत हर जगह हो रहा है ना। तो बातचीत जो ऐसा टॉपिक है जो कोई पुराना मुद्दा नहीं है, तो आधुनिक मुद्दा पे लिखे गए निबंध को ललित निबंध कहेंगे। ठीक है, बहुत हो गया, चलो इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या सर, अब कोची करेंगे, अब आ जाते हैं नहीं, चलो बोलो, हिंदी का एडिशन किसको कहते हैं? बालगंगा भट्ट को। ये हिंदी का एडिशन उपाधि किसने दिए थे? तो हिंदी के एडिशन नामक जो उपाधि है, इनको कौन दिए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जय हो। कौन दिए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनको लेखक को कहते थे हिंदी के एडिशन। क्या कहते थे? हिंदी के एडिशन। जैसे हमारे भारत में गांधी जी को बापू के नाम से जानते हैं, ये उपाधि उनका दिया गया है, फादर ऑफ नेशन कहते हैं ना भाई। उसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको कौची कहते थे? हिंदी के एडिशन। कौन एडिशन? हिंदी के एडिशन कहते थे। क्लियर? चलो अब हम, तो ये था आज का क्लास को खत्म करने से पहले डियर दोस्त, सरकारी नौकरी भी एक मोहब्बत की जैसी होती है। बाबा, सरकारी नौकरी भी एक मोहब्बत की जैसी होती है, मिलने का तो पता नहीं पर तड़पाती बहुत है ना। सरकारी नौकरी भी एक मोहब्बत की जैसी होती है, मिलने का तो पता नहीं, तड़पाती बहुत है। राइट, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपना क्लास स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।